बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। पॉलिटी की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा संसद को समझते हैं। देखिए, संसद हम लोग को पता है, संसद 3 लोगों को मिलाकर या 3 पार्ट्स को मिलाकर बनती है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को सामूहिक रूप से हम लोग संसद बोलते हैं, जब तीनों लोग को मिला लिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, कई बार हम लोग राष्ट्रपति को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं और आम बोलचाल की भाषा में संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से लेते हैं। परंतु यदि प्रश्न पूछा जाए कि संसद किसे कहते हैं, तो हमको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को कंसीडर करके चलना है। इसके बाद देखिए, संसद को हम लोग, जो संसद की संरचना है उसको हम लोग अनुच्छेद 79 के तहत पढ़ते हैं। राज्यसभा को 80, लोकसभा को 81, ये तीनों अनुच्छेद पूछे भी जाते हैं। तो संसद सबसे ऊपर है, तो अनुच्छेद 79 संसद का आपको याद रखना है। तो संसद का एक अंग हो गया राज्यसभा, अनुच्छेद 80, लोकसभा 81। अब कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोकसभा का 80 है कि राज्यसभा का 80 है। तो देखिए, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कम होते हैं और लोकसभा में मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा के जस्ट डबल होते हैं। जैसे हमको पता है यहाँ मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं, तो यहाँ 550 होते हैं। तो जिसमें मेंबर ज़्यादा होंगे उसका अनुच्छेद भी ज़्यादा होगा। तो लोकसभा में मेंबर ज़्यादा तो अनुच्छेद ज़्यादा मतलब 81 और राज्यसभा का 80। तो ऐसे हम लोग अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो राज्यसभा की जो संरचना है उसको हम लोग अनुच्छेद 80 के तहत पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। कुछ एग्जाम्स में तो यही पूछा जा चुका है कि किसको उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कुछ भी दे सकता है। तो राज्यसभा हमारी उच्च सदन होती है। ये एक स्थायी सदन है। स्थायी का अर्थ हुआ कि ये कभी भी भंग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि राज्यसभा का गठन हुआ और 5 साल बाद भंग हो गए, फिर नई सरकार बनी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा एक अनवरत चलने वाला सदन है, तो ये भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। इसके बाद बोलते हैं इसको विशेषज्ञ सदन। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो भी लोग चुनकर जाते हैं विधानसभाओं से, वो अप्रत्यक्ष रूप से जब चुने जाते हैं तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकें। और इसके अलावा राष्ट्रपति, आपको पता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनको डायरेक्ट मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं ये भी अपने क्षेत्र के, अपने विषय के विषय विशेषज्ञ या ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। जैसे यदि कोई खेल में ख्याति है, किसी का साहित्य में है या मनोरंजन में है, तो जिस भी फील्ड के विषय विशेषज्ञ लोग हैं, जो भी ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनको डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसे कई मेंबर्स इसमें आ जाते हैं जो अपने क्षेत्र के, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए इसको विशेषज्ञ सदन भी बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर बात करें सदस्य संख्या की, तो राज्यसभा में कुल अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पर अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए, वर्तमान की, तो 245
सदस्य बोलिए या सीटें अभी तक फुल हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं प्लस जो हमारे 12 मेंबर थे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। तो अधिकतम संख्या पूछे तो 250, वर्तमान में पूछे तो 245 सदस्य, जिसमें 233 निर्वाचित होकर आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान की स्थिति में 245 सदस्य है। कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि ये जो 245 सदस्य हैं, 245 सीटें जो हैं, ये केवल राज्यों से भरी जाती हैं या केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाता है? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। सारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं, स्पेशली दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 2 विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी इन 233 में शामिल रहते हैं। तो अधिकतम संख्या 250, वर्तमान संख्या 245, निर्वाचित 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। चलिए इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, कितनी उम्र के लोग यहाँ के सदस्य बन सकते हैं? तो न्यूनतम उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, तब जाके वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। यदि सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं या सेवानिवृत्त होते रहते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, ठीक। अब मान लीजिए कि 2010 में 33 मेंबर इलेक्ट हुए, फिर 33। इस हिसाब से अगर 33 मेंबर इलेक्ट हुए हर साल, अब ये रिटायर होगा 2016 में, 6 साल का कार्यकाल है। ये रिटायर होगा आपका 2018 में। तो जब ये 2016 में रिटायर होंगे उस समय फिर सदस्यों का 1/3 सदस्य यहाँ के, जिससे इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और उतनी संख्या में फिर फिल कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यकाल 6 वर्ष होगा, परंतु हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2012 में कुछ 1/3 होंगे, 2014 में, 2016 में, मतलब रिटायरमेंट भी चलता रहेगा और नियुक्ति भी चलती रहेगी। इसीलिए ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होगा ये। इसके बाद राज्यसभा सभापति। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है, एक तरीके से उसको सभापति बोलते हैं, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं आप। राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष होगा वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में वेतन नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन भत्ते मिलते हैं। तो हमेशा राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा। इसके बाद जो सभापति होता है उसकी सहायता के लिए और उसकी अनुपस्थिति में कार्यभार को देखने के लिए एक उपसभापति की नियुक्ति की जाती है और ये उपसभापति उन्हीं राज्यसभा सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति होता है। तो देखिए पहले की बात करें, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, जो हमारे देश के पहले उपसभापति थे राज्यसभा के, वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। तो ये फैक्ट के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ये हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है।
जो विशेष रूप से राज्यसभा को ही प्राप्त है। और उन विशेष शक्तियों में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, इन दोनों को हम लोग को कंसिडर करके चलना है। देखिए अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि अगर राज्य सूची में शामिल कोई भी विषय सार्वजनिक महत्व का है या राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है तो राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है यदि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए। पर ये जो कानून बनेगा ये एक अस्थायी कानून होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कानून बन गया वो हमेशा चलता ही रहेगा। ये 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और यदि ज़रूरत पड़े कानून को बढ़ाने के लिए तो फिर उस बिल को पास करके 1 वर्ष के लिए पुनः कितने भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 249 आपको याद रखना है, ये एक विशेष शक्ति है राज्यसभा के पास राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की। इसके बाद अनुच्छेद 312 की बात करते हैं। अनुच्छेद 312 भी राज्यसभा को प्राप्त एक विशेष शक्ति है जिसके तहत कोई भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS हो गया, IFS हो गया और आपका ये जो पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाला जो रहता है क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, IFS, IAS और IPS, सॉरी IPS, दिमाग स्लिप कर गया। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं रहती हैं इनके सृजन का जो अधिकार है ये है हमारी राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत। ये ज़रूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। इसके बाद देखिए धन विधेयक। हम लोग को पता है कि जो धन विधेयक होता है उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके रेस्पेक्ट में कई ऐसी शक्तियां हैं जो केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त हैं। कई ऐसी शक्तियों का मतलब कोई विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा में लिया जाता है। जो भी वोटिंग होती है उस विधेयक को पास करने की वो सारी लोकसभा में होती है। तो अगर बात करें धन विधेयक की तो इसके संबंध में राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं है। विशेष शक्ति का मतलब अगर कोई धन विधेयक लोकसभा में पास हो गया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, पर राज्यसभा उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है कि इसको बदलकर ये कर दिया जाए, या ये भी नहीं कर सकती है कि उस बिल को वहाँ से नकार दिया जाए, ना पास किया जाए। ऐसी कोई भी शक्ति धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। जो भी धन विधेयक है वो 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास रहेगा, इसके बाद पुनः वापस कर दिया जाएगा। अगर वापस नहीं भी होता है तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से धन विधेयक पास हो गया। हाँ, यदि कोई सिफारिश हो धन विधेयक को लेकर तो सिफारिश की जा सकती है, पर उसको मानने ना मानने का अधिकार फिर लोकसभा के पास ही रहेगा। प्रथम गठन, देखिए पहली बार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। तो इसको भी आप लोग राज्यसभा के गठन के रूप में याद कर सकते हैं, 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा। इसके बाद मैंने कुछ राज्यसभा सदस्य संख्या लिखी है। देखिए जो हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है वो हमेशा जनसंख्या के आधार पर होता है, और इवन राज्यसभा में नहीं, पूरे भारत में जो भी सीटों का आवंटन है, चाहे वो राज्यसभा की सीटें हों, लोकसभा की सीटें हों, विधानसभा की सीटें हों, हर किसी का आवंटन जो है सीटों का वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। पर इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि आज जनसंख्या तमिलनाडु की महाराष्ट्र से ज़्यादा नहीं है। देखिए जो भी सीटों का आवंटन हुआ था वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब आज 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर देखें
तो कुछ राज्यों की जनसंख्या बढ़ भी गई है, कुछ की कम भी हो गई है, पर आंकड़े जो सीटों का आवंटन हुआ था वो अभी इसी के हिसाब से हो रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। आपको ये 4 का क्रम तो याद ही रखना है। अब जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हर वो चुनाव जिसमें हमारी जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता वोट करे। ये जो सदस्य यहाँ निर्वाचित होते हैं वो हर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। हर राज्य की विधानसभाओं के सदस्य अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में उनको भेजती है। देखिए हर राज्य उस रेशियो में भेजेगी जो उसकी जनसंख्या, जो उसका अनुपात हो। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया भी है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। वो थोड़ा लंबा हो जाता वीडियो, तो मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा नेगलेक्ट किया है। और प्रश्न भी ना के बराबर पूछे जाते हैं राज्यसभा के निर्वाचन से कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा से संबंधित हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रश्न आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कर ले जाएंगे। आप कोई भी प्रश्न राज्यसभा से करिएगा, उम्मीद है कि आपका कोई भी प्रश्न राज्यसभा से नहीं फंसेगा। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।